बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को मिशन सचिवालय 2025 में। और जैसा कि हम लोग एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे जिसमें कि विभिन्न एग्जामों में जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार तक के प्रश्नों को देख लिए थे। और इसके बाद से हम लोग आगे का प्रश्न अर्थात मूल कर्तव्य से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो ये चूँकि ऐसा प्रश्न है कि किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट में, आरआरबी में, राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, सीजीएल, मतलब सारे के सारे एग्ज़ामों में कहीं न कहीं ये सारे कहीं न कहीं प्रश्न ये सभी के सभी पूछे गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इस समय तैयारी क्या है कि आप कितना भी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रश्नों की श्रृंखला को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो लगता नहीं है कि हमारी कुछ तैयारी पर मतलब पूर्ण हुई है। तो आप ऐसे में थ्योरी कितना भी पढ़िए लेकिन प्रश्नों को देखना बेहद ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग आज मूल कर्तव्य से प्रश्न स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रश्न पूछा गया है। और ये आवाज़ हमारा थोड़ा आवाज़ स्लो लग रहा होगा, मतलब स्पीड में, तो इसको 1.5 पे स्पीड पर कर देख सकते हैं, ताकि उससे थोड़ा वीडियो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। और ईयरफोन लगा के खाना बनाते समय या कहीं घूमते समय या मतलब कभी भी इसको मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि आर ओ का डेट भी आ गया है। तो ऐसे में आप प्रश्नों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें उतना ही ज़रूरी है। और विभिन्न एग्ज़ाम भी अब लगे हुए हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा, जो कि मूल कर्तव्य से है। देखिए, मूल कर्तव्य से कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? ये स्वर्ण सिंह समिति। अब ये देखिए, ये प्रश्न क्या ना, पीसीएस से लेके लेखपाल, ग्रुप डी, आरआरबी 3 बार, यूपीएसआई, सीजीएल, एसएचएल, एमटीएस, यहाँ तक कि पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कोई नहीं, शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का मूल कर्तव्य से जो है। तो पहला प्रश्न ये है मूल कर्तव्य से कि मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। ये मौलिक कर्तव्य ये होता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चूँकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो उसमें से जब ऑप्शन दे, अगर जो 11 के मतलब सारे मौलिक कर्तव्य पता होंगे, तो जितने भी ऑप्शन आएंगे पता चल जाएगा कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और कौन सा नहीं होता है। तो इसमें ना क्या ना, ऐसे प्रश्न में पूछा हो, 4 ऑप्शन दिया होगा, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिया होगा मौलिक कर्तव्य का और 1 होगा मौलिक कर्तव्य जो नहीं होगा। तो ऐसे में आप सभी इसमें सभी मौलिक कर्तव्यों को पहचानना जरूरी है, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। विभिन्न स्थानों पर देखना है ना, जैसे बस हुआ, पार्क हुआ, ये सार्वजनिक संपत्ति हैं, तो इनकी सुरक्षा करना हम लोग का एक कर्तव्य है, न कि इनको नुकसान पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी हमारा क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक, और अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया, तो कहाँ ये, तो भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। कितने सम्मिलित किए गए थे? 10, जो कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। और अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 51 को संविधान में शामिल किया गया है। कब किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। – 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत क्या जोड़ा गया था? तो इसमें ये जोड़ा गया था कि यदि माता पिता संरक्षक हैं, 6 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है।
और देखिए ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यात है। तो आरआरबी, ग्रुप डी, मतलब बहुत से एग्जामों में सारे सारे प्रश्न, क्योंकि यही प्रश्न रिपीटेड होते हैं। तो अगला जो भी एग्जाम होगा इन्हीं ने कहीं न कहीं इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है वर्तमान में। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तो लोक चुनाव में वोट डालने का एक मौलिक कर्तव्य है, नहीं है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा क्या है भाई? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 0 से 6 वर्षों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। ये चूँकि हमको डाउट लग रहा है, खैर इसको चेक करना पड़ेगा कि मौलिक कर्तव्य में ये आता है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में ही आता है। कोई नहीं, देखते हैं इसको बाद में फिर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कब किया गया था? तो ये 2002 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल क्या है मौलिक कर्तव्य? तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4 कम है, ठीक। भारतीय संविधान के भाग 4A में भाग में केवल अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। किसने किया था? कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्हीं के समय में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था जो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जुड़ाव करने के लिए सुझाव दिया था। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो से 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। तो अनुच्छेद 51A में, किसमें है? तो अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(D) के अनुसार क्या है? तो ये देश के नागरिकों को देश की सुरक्षा करना चाहिए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या? तो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्कार श्रम का निषेध, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आता है शायद बलात्कार श्रम, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, तो किसमें है? तो अनुच्छेद 51A में है। वनों, झीलों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना एक क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। किस पे? मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होता है, ये जो विदेशी होते हैं उनके लिए मौलिक कर्तव्य नहीं लागू होता है। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर्तव्य, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो क्या नहीं था? तो ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए हैं क्या? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य हर नागरिक का क्या होगा? ये तो मौलिक कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं कहाँ से? तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान क्या किया गया है? तो ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आम चुनाव में मतदान एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या? कर्तव्य नहीं है क्या? स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व की सुरक्षा का संरक्षण, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को स्मारकों की सुरक्षा क्या करना है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।
एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है क्या? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये आर्टिकल 17 में मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन नहीं है तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। भारत में एक नागरिक मूल कर्तव्य क्या है? तो वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिकोण रखे जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A 51A यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करें। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो क्या नहीं है? अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रयास करना, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 17 में है। अगला प्रश्न यहाँ से मूल कर्तव्य स्टार्ट हो गया। अब अगला प्रश्न है सरकार की शासन प्रणाली, जिसमें पहला है संसदीय व्यवस्था। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो विधानमंडल के प्रति होती है। भारत में क्या है? तो इस समय एक संसदीय सरकार है। भारत में क्या है? एक संसदीय सरकार है। सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है किसी को? तो उत्तरदायी शासन को। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ कब हुआ था? कब से है? तो 12 बजे मध्याह्न काल से है। भारत संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता क्या है? तो ये धन विधेयक है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी कब? तो 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह भी मूलभूत लक्षण है। तो क्या है? तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण कब होता है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो ये अध्याचात्मक शासन। यहाँ पे अध्याचात्मक सरकार नहीं, ये यहाँ पे संसदीय सरकार है। अध्याचात्मक सरकार को देखना हो तो अमेरिका के सरकार को देख सकते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 247 को अनुच्छेद यहाँ पे होगा 247, संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। उनका जितने भी सदस्य हों उसका 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 कितना? तो आर्टिकल 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहिर्त नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक न हो। तो आर्टिकल 84 है। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्षों के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन अकाउंट। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया तो 1986 में। सभापति इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिसे लोकसभा में निर्वाचन किया गया हो, लेकिन उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक ठीक पहले पर आसीन होना होता है, सभापति होता है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके कब किया गया था? तो यह 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। क्या होता है? एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है विधेयक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है? तो उसके पति का होता है। किसका होता है? उसके पति का होता है।
और यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था, तो 1956 में आया था। संसद में विभिन्न नेताओं, संसद में विपक्ष के नेताओं, संसद में विपक्ष के नेताओं, एक मिनट, हाँ, संसद के विपक्ष के नेताओं और नेताओं के वेतन और भत्ते के अधिनियम के द्वारा तय होते हैं, जिसे संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो 1977 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो ये संसद करती है। अगला प्रश्न संघीय व्यवस्था से, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है, तो बहुस्तरीय सरकार, संघ राज्य और स्थानीय शासन। वह राजनीतिक व्यवस्था वह विधा है जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो ये किस में है, तो संघवाद में। ठीक, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। वह सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार को एक से अधिक स्तरों के अतिरिक्त को परिभाषित करता है, तो क्या है ये, तो ये संघवाद है। क्या है ये, संघवाद। भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता राज्य स्तर और केंद्र में सरकारों के अतिरिक्त को संदर्भित करता है। भारत की समेकित निधि अर्थात भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा उसकी और प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन किसका है, तो ये कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान का अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसने कहा था, तो इसको कहा था केसी वीवर ने। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, तो एकहरी नागरिकता। संविधान को संघात्मकता के तंग के ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है, तो ए.के. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसको, तो लोकसभा को है। अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है, तो एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। यह विशेषता किसका है, तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली का है। अगला प्रश्न केंद्र राज्य संबंध से है, तो वह आयोग जिसको केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो सरकारिया आयोग। देखिए कितना प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि पीसीएस से लेके यूपीएसआई, ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, पीपीटीसी, आरओ, एआरओ, आरआरबी सभी एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी किसी एग्जाम में इसको रिपीट करना ही है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषयक एक भाग है क्या, तो ये समवर्ती सूची का। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ते के.एम. मुंशी थे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच से वैधानिक संबंधों से संबंधित कितना है, तो यह अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान को राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, क्या है, पुलिस क्या आता है, तो राज्य सूची के विषयों में आता है। पुलिस राज्य सूची के विषयों में आता है। अगला प्रश्न है संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते यह प्रस्ताव कम से कम समर्थित कितना होना चाहिए, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 द्वारा। राज्य सरकारों को अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कौन दे सकता है, तो केंद्र दे सकता है। किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है जिसे संसद को कहा गया है।
समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं कौन? तो संघ और राज्य सरकारें समवर्ती सूची पर विषयों पर कानून बनाते हैं। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो मान्य होगा किसका? तो ये संघ का कानून का इसमें मान्य होता है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 संसदीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया था? तो PV राजमन्नार को। वह विषय जो संघ सूची का विषय है तो क्या है? ये रक्षा है। रक्षा क्या है? संघ सूची का विषय है। वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है तो डाकघर बचत। वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है तो शेयर बाजार और वायदा बाजार। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची का एक हिस्सा है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो भूमि और भवन पर कर। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है तो वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो क्या है? ये पथकर। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है तो न्याय और न्यासी। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो इसे क्या कहते हैं? पथकर। वह विषय जो राज्य सूची का एक हिस्सा है तो कृषि आय पर कर। वह विषय जो संघ सूची का एक हिस्सा है तो रेल सेवा। संघ सूची का एक हिस्सा है क्या है? तो औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है कि कौन से? 7वें में। वह विषय जो समवर्ती सूची में आता है क्या? तो पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो नशीले पेय क्या है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो भी शराब उराब की ठेका उका होता है, शराब की दुकानों का जो ठेका होता है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य चाहे तो इसे बंद भी करा सकती है, जैसे कि बिहार और गुजरात में इस समय शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू है। केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर। वजन और माप के मानकों का संस्थापन किसके अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विकलांग और अनुयोज्य के लिए राहत विकास हिस्सा तो राज्य सूची। समवर्ती सूची के बारे में बता दें तो समवर्ती सूची में जो भी कानून होता है ना, ये राज्य भी उस विषय पर कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के कानूनों में कभी भी विरोधाभास हुआ तो इस संघ के कानूनों को ही मान्यता दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है। और किसी भी देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 253 है। संघ सूची का एक हिस्सा है क्या? तो प्रकाश स्तंभ। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है किसमें? तो समवर्ती सूची में। वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि के जो राज्य सूची में है को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। वह विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त है, तो ये बैंकिंग है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति अन्य अधिकार किसको है? तो ये राज्यसभा को है और आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। ये शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है किसमें? तो ये समवर्ती सूची में है। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है तो शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान को वह भाग जो अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, तो भाग 11 और भाग अध्याय 1 में। अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्यों से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। संवैधानिक प्राविधानों पर परंपराओं तथा व्यवहारों, न्यायिक व्याख्यानों एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास निर्भर करते हैं किसमें? भारत में केंद्र राज्य संबंध। राज्य संघ के सामंत अर्थात मातहत नहीं कथन है। राज्य संघ के सामंत नहीं है। राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है कथन किसका है? तो ये BR अम्बेडकर जी का है। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित की जाती हैं।
अगला प्रश्न अंतर्राज्यीय संबंध से है। तो यह है कि वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों का एक अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय विषयों पर स्तुतियाँ करना प्रमुख उद्देश्य का है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का है। बिना अनुमति 60 दिन संसद में अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो ये अयोग्य होने के माध्यम से। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कोई व्यक्ति संसद में बिना अनुमति कितने दिनों तक नहीं आएगा तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये 60 दिन होता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है किस किस देशों से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी से है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू कराने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य के सहमति से। अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 51 क में। भारत संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का क्या होगा? तो ये कर्तव्य होगा। आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल, 1 से अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1 से अधिक वर्षों के लिए आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार, अर्थात यहाँ आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाएंगे। किसके माध्यम से? 352 के माध्यम से। 1919 में भारत केंद्र सरकार के बीच 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संबंधित अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण लेने की शक्ति किसको देता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत देता है, जिससे कि राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं इसको। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फखरुद्दीन अहमद थे। 1975 के रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की किस दिन किया था? तो ये 25 जून को हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 कौन सा? 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन उल्लेख है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति का वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ से अभी तक एक प्रश्न और पूछा है कि कौन सा आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आंतरिक अशांति। अगला प्रश्न आपातकालीन से है। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 352। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति के पास है। और देखिए कितने प्रश्न पूछा है आरआरबी, एनटीपीसी, एपीएसआई। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्रश्न इसमें एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को देखते जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि जब इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 में। ये प्रश्न हम लोग कर लिए थे। अगला यहाँ से देखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ये ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के बाद से भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। क्या है? तो अतारांकित प्रश्न है। अगला कि भारत के
राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत है, तो ये 360 आर्टिकल के तहत है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, कौन सा, तो अनुच्छेद 356। वो भारतीय संविधान को वो भाग जिसमें आपातकालीन प्रावधान शामिल है, तो ये कितना है, तो भाग 17 में आपातकाल से संबंधित है। वे आपातकाल जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, कितना, 352। राज्य आपातकाल जिसे एक तरह से हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल जो कि 360 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, अतः राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत संविधान द्वारा प्राप्त सभी स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाते हैं, तो निलंबित हो जाते हैं। आज़ादी के बाद भारत में सरकार में आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की कब किया गया है, कितनी बार, तो 3 बार हुआ है। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी कब, तो पहली बार चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थिति सूचीबद्ध किया है कि जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, तो SR बोम्मई द्वारा। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कब होगा, तो 1 माह के अंतराल में। कब होगा, तो 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, कितनी, तो संसद किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, कब की गई है, तो कभी नहीं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है किसको, तो ये आंतरिक अशांति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू कहाँ किया गया था, तो पेप्सू क्षेत्र में किया गया था। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है किसमें, तो राष्ट्रपति में है। लोकसभा के विघटन करने की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है, किसके द्वारा, तो राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है, किसके, तो वायु आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, किसके तहत, तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। संरचना एवं कार्य प्रणाली के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 345 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, तो कानून बनाना संसद का कार्य है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है, तो ये संसद के पास है। सार्वजनिक जीवन क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, किसके तहत, तो ये वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल कौन कौन होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वह एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, किसके द्वारा, तो कार्यपालिका तक का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं किसके माध्यम से, तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षा के द्वारा से। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है, कौन है ये, तो संसद है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को
धन विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। वार्षिक वित्तीय जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत है, जिसमें भारतीय बजट के बारे में नहीं कहा गया है, वित्तीय लेन देन के बारे में बताया गया है, वित्तीय विवरण के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया है कब? तो वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार डाकघर एवं क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार डाकघर एवं तार के मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाए या उससे बाहर करने का अधिकार होता है किसको? तो कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा क्या है? तो विधेयक है। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है? तो विधान परिषद भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अनुमति अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान का एक अंग नहीं है, क्या नहीं है? तो राज्य विधानसभा है। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है कौन? तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी कब? तो 1952 में। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6। और अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह होता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये संसद है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त किसको है? तो ये संसद को है। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, क्या नहीं है? तो एक ग्रीष्म सत्र नहीं है। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट में रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था कब? किस समिति के द्वारा? तो ये एक वर्ष समिति के द्वारा रखा गया था। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश की गई एक विधेयक को क्या कहा जाता है? इसको निजी विधेयक कहा जाता है। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है क्या? कौन? तो ये संसद। भारतीय नागरिकों को दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं तो संसद के नियम लागू होते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे केस में, तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत कहा गया है। यह किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने का कहा जा सकता है तो मतदान करना। एक ऐसा सवाल, अगला प्रश्न है कि एक ऐसा सवाल जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब संसद को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सा होता है? तो ये तारांकित प्रश्न होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार क्या है? तो संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहा या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी करने से मुक्ति, जब संसद चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने का आधार क्या है? तो अवैध, इसके आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। संसद की बहस और कार्यवाही के प्रश्न काल पर रोक लगाने का अधिकार क्या है? किसे है? तो सदन को है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में संसद द्वारा प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में और इत्यादि। यह विधेयक दिव्यांगजनों को कुछ अधिकार प्रदान करता है।
जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है, कौन देता है? तो ये संसद देती है। अगला प्रश्न है कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि परिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल, जिसे पीएमजी भी कहते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र दोनों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामले प्रमुख मंत्रालय होता है, कौन? तो ये वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो राज्य का बजट पारित करता है, कौन करता है? तो संसद करता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप में छूट प्राप्त है आवश्यकता होती किसके? तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसको है? तो ये भारत की संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू के लिए विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। अनन्य रूप से प्रकाशिकीय तंत्र से संबंधित क्या है? तो पाल एपिलबी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है तो भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा पारित भी मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कितने दिनों के लिए? तो ये 14 दिनों के लिए है। ये 14 दिनों के लिए है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनके एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन क्या है? तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है कौन? तो ये संसद बना सकती है। संसद में शून्यकाल का समय कब से होता है? तो दोपहर 12 बजे के अपराह्न अर्थात 1 बजे तक होता है। संसद राज्य सूची के विषयों में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, जो कि आर्टिकल 249 के आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संघीय संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक कितना है? तो 2 बार होना आवश्यक है, जबकि प्रावधान कितने बार है? 3 बार, लेकिन आवश्यक कितना होता है? 2 बार आवश्यक है। भारतीय संसद में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है किसमें? तो संसद में। अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो राज्य सूची को ही न ही राज्य सूची को निर्धारित की गई हैं और जो ही न संघ सूची को में निर्धारित किए गए हैं, उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्लित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त किसको होता है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। धन विधेयक प्रस्तुत होता है कहाँ होता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किया जा सकता है तो ये इसका राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करके संसद के द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक कब होता है? जब सामान्य बजट की सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है।
लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है कब? तो द्वितीय वाचन के समय होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्तीय विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित कहाँ हैं? तो सामान्य वित्तीय विधियन में हैं। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्राप्त करता है कौन? तो ये लेखानुदान है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है कब? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अर्थात एक प्रश्न यहाँ और पूछता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब नहीं होती है? तो ये संविधान संशोधन में नहीं होता है और धन विधेयक के मामले में नहीं होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुआ था। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसका देन है? तो भारत की ये देन है। 2013-14 में अंतिम क्षण में भारत के संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया था क्या? तो दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है क्या? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से संबंधित। अगला प्रश्न है, राज्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? तो 545 और 250 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत कितना? 113 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे तो कौन नहीं थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसमें होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या कहा जाता है इसको? तो इसको क्षमा दान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए कौन था? तो ये वीवी गिरी थे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार संबंधित है तो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है तो आर्टिकल 53 है यह 53। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह नहीं होते हैं। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है कौन सा है? तो आर्टिकल 87 है। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है किस पे? तो संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है तो कौन सा है? तो ये 60 है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु है।
भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और ये देखिए लगभग ग्रुप डी एनटीपीसी और ये पीसीएस में भी पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे जो भी एग्ज़ाम होगा इसी में से कहीं ना कोई रिपीट ज़रूर होने वाला है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है तो आर्टिकल 111 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है तो ये राष्ट्रपति ही हैं। वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, क्या नहीं है? तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति समुदाय के दो सदस्यों राष्ट्रपति समुदाय के दो सदस्यों लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया अर्थात और राष्ट्रपति अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत लोकसभा में नहीं कर सकते हैं। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। किस में है? तो 61 में। महाभियोग प्रक्रिया 61 में उल्लेखित है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, जेईई, यूपी, पीसीएस, एसएससी, सीपीओ, सीएचएस मतलब बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करने वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 74(1) के तहत है। वो भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यभार संभालता है। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था तो ये कौन थे? तो ये वी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं तो द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकट गिरी थे। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन के रूप में जाना था किसको? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है? तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद से। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो एस राधाकृष्णन को। और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण किसने किया था? एस राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है किसको? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन का दिन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। वह भारतीय राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि 1962 तक लगातार ये
भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के पदभार संभालते थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं कहाँ से? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किसको किया था? तो ये मीरा कुमार को पराजित किया था। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक नकारात्मक न करने की शक्ति के कारण। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उसी दिन से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको होता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को होता है। वह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के अनुसार किया जाता है। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति क्या है? तो कानून के समतुल्य ही है, अर्थात इसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत कानून उसके तुल्य ही माना जाएगा। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद शपथ लेते हैं कौन? तो अपने पद की शपथ कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है तो प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। संसद द्वारा शपथ दिलवाता है कौन? तो राष्ट्रपति संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है क्या? तो राष्ट्रपति शासन को। किसी भी समय राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं क्या है? तो संसद का अनुमोदन। अगला प्रश्न, किस विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से प्रारंभ होता है संसद का सत्र। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 महीनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है कौन? तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है किसको? तो राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो कोई भी सदन सत्र में नहीं है तब भी। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद के महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे कौन? तो डॉक्टर संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वर्ष 2018 केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया? तो 5 लाख रुपए, अर्थात राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता है। भारत के राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं होता है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है।
राष्ट्रपति पद के नामांकन एवं प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50-50 होनी चाहिए। भारत में विदेशी संधियों को बातचीत करने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है कौन? तो राष्ट्रपति करता है। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान करने का कारणों के विषय में सूचित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे कौन थे ये? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था किसने? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सभी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना देना आवश्यक कितने? तो कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के लिए? 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री नियुक्त की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी किसके माध्यम से? तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक लें, तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन क्या है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात ये कथन सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात का घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का। संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो आर्टिकल 160 के अंतर्गत। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है? तो एक न्यायिक शक्ति है। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद पहले थे, उसके बाद एस राधाकृष्ण है, फिर जाकिर हुसैन है, और उसके बाद से बीवी गिरी थे। जाकिर हुसैन जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, यह कथन किसने कहा था? तो हृदयनाथ कुंजरू ने। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन सही नहीं है, तो वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह लागू होती है राष्ट्रपति पर होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद आसीन नहीं रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है कौन? तो उपराष्ट्रपति के। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा, तो चुनाव आयोग के विचारानुसार। किसके अनुसार? तो चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है कौन? तो ये संसद कर सकता है। भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक के संग लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस अर्थात राष्ट्रपति का आदेश की अधिकतम संभावित अवधि कितने होती है? तो 6 महीने तक होती है। 6 महीने तक होती है। राष्ट्रपति भाषण का तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो पीएम और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। लोकसभा को विघटित कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाले सदस्य या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि बहुमत प्राप्त दल नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है कौन? तो राष्ट्रपति। भारत का नाममात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों को विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेता है कौन? तो भारत का राष्ट्रपति लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है किसको? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित क्या है? कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अनन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए प्राप्त होगा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 57। भारतीय संविधान के 52 किसमें? 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये बीबी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है तो संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट बीटों का उपयोग किया था। किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान का अधिकतर पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकट रमन। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। आर्टिकल 331 के तहत। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1952 से 62 तक थे। कहाँ से? 1952 से 62 तक। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद से अगला उपराष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। 3-4 वीडियो और इसमें आएगा जो कि
पॉलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नया कोई भी वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।